हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना एजेंटिक एआई यूजिंग लैंग्राफ प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। और आज का वीडियो इस प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो होगा। इसके पहले मैंने इस प्लेलिस्ट में दो वीडियोस और ऐड किए हैं। जो पहला वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको एजेंटिक एआई और जेनरेटिव एआई के बीच में जो की डिफरेंसेस हैं वो बताए थे। जो सेकंड वीडियो था वहाँ पे हमने एक डिटेल्ड ओवरव्यू लिया था कि एजेंटिक एआई होता क्या है। मैंने वहाँ पे आपको डेफिनेशन बता, मैंने इनफैक्ट एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेकर के आपको समझाया था कि एजेंटिक एआई कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमने वहाँ पर एक ऑटोमेटेड हायरिंग का एग्जांपल लिया था और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप विजुअली दिखाया था कि एजेंटिक एआई कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उस एग्जाम्पल को देखने के बाद मैंने आपको एजेंटिक एआई के की कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स भी बताए थे। और लास्ट में मैंने आपको एजेंटिक एआई के की कंपोनेंट्स बताए थे। तो नट में आई कैन से कि अभी तक हमने एजेंटिक एआई के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया है। और आई रियली होप कि आपको एजेंटिक एआई क्या होता है और क्यों एग्जिस्ट करता है ये सब आपको पता चल गया है। तो अब हम लोग अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकली एजेंटिक एआई एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑनेस्टली एजेंटिक एआई एप्लीकेशंस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड दैट इज़ वाई आप स्क्रैच से पूरा कोड नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई एजेंटिक एआई एप्लीकेशन बनाना है और आप सीधे पाइथन में पूरा कोड लिख दो। ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में जिनकी हेल्प लेकर के आप बहुत आसानी से एजेंटिक एआई एप्लीकेशंस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्रू एआई का नाम सुना होगा, या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट के ऑटोजन का नाम सुना होगा, या अभी रिसेंटली एआई का एक एस डी के आया है। आई एम प्रिटी श्योर आपने इन सारे फ्रेमवर्क नाम सुना होगा। बट इस प्लेलिस्ट में हम जो फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है लैंग्राफ। और लैंग्राफ लैंगचेन की टीम ने बनाया है। और इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस जस्ट लाइक द अदर फ्रेमवर्क जिनका मैंने नाम लिया। लैंग्राफ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो लैंगचेन की टीम से आया है और लैंगचेन ऑलरेडी एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है। और अभी तक जितना भी फीडबैक है लैंग्राफ के बारे में, लैंग्राफ को आप कह सकते हो कि एजेंटिक एआई बनाने के लिए वन ऑफ द टॉप फ्रेमवर्क्स में से एक है। ठीक है। तो इस पूरे प्लेलिस्ट में हम जितने भी एजेंटिक एआई एप्लीकेशंस बनाएंगे उन सभी में हम लैंग्राफ का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब हमारा जो आज का वीडियो है उसमें हमारा जो मेन फोकस है वो लैंग्राफ को समझने के ऊपर है। ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्ट गोल्स बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या अचीव करने वाले हैं। तो प्रिसाइजली मेरे तीन गोल्स हैं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक बहुत डीप लेवल इंट्यूशन देना चाहता हूँ कि लैंग्राफ एग्जिस्ट क्यों करता है। राइट। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो लैंग चेन सॉल्व नहीं कर पाता जिसके लिए लैंग्राफ की ज़रूरत पड़ी, ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो मैं आपको थोड़ा सा लैंग्राफ एग्जैक्टली क्या है थोड़ा टेक्निकल ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में हम लोग लैंगचेन वर्सेस लैंग्राफ ये पॉइंट कवर करेंगे कि लैंगचेन भी एक लाइब्रेरी है, लैंग्राफ भी एक लाइब्रेरी है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी एप्लीकेशन को देख के ये आसानी से समझ जाओगे कि उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको लैंगचेन यूज़ करना चाहिए या फिर लैंग्राफ यूज़ करना चाहिए। ये इंट्यूशन आपके अंदर डेवलप हो जाएगा अगर आप ये वीडियो एंड टू एंड देखते हो। ठीक है। अब वीडियो को शुरू करने के पहले दो और बातें मैं बताना चाहूँगा। पहला ये कि ये वीडियो थोड़ा लंबा, ऑल दो मेरे सारे वीडियोस ही लंबे होते हैं बट ये शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो। अभी मुझे नहीं पता, मैं शूट कर रहा हूँ, बट मेरा सेंस मुझे बता रहा है कि थोड़ा लंबा वीडियो रहने वाला है। अब ऑनेस्टली मैं 10-15 मिनट में भी आपको समझा सकता था कि लैंगचेन और लैंग्राफ के बीच में क्या डिफरेंस है। बट व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू चीज़ें दिखाऊंगा और बहुत डीप लेवल पे ले जाके समझाऊंगा। एंड इट विल टेक सम टाइम, बट आई गारंटी यू अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लैंग्राफ और लैंगचेन के बीच में क्या की डिफरेंसेस हैं। आप किसी भी इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, इस वीडियो को देखने के पहले कुछ एक प्री रेक्विजिट्स हैं जो आपको आने चाहिए। और जो सबसे बड़ा प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आपको लैंगचेन के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है। लैंगचेन क्या होता है, लैंगचेन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लैंगचेन में बेसिक लेवल कोड कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें। अब अगर आपको लैंगचेन के बारे में उतना आइडिया नहीं है तो आई वुड रिकमेंड आप पहले जा कर के मेरा लैंगचेन वाला प्लेलिस्ट कवर करो और उसमें भी इफ़ पॉसिबल ये फर्स्ट दो वीडियोस आप देख लो।
इंट्रोडक्शन टू लैंगचेन एंड लैंगचेन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर ये दो वीडियोस भी आप देख लोगे तो आपको आज वाला जो वीडियो है ये समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो या इतना ही डिस्कस करना था स्टार्ट करने के पहले। आई रियली होप मैंने अपना सारा पॉइंट क्लियर कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो। अब गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं लैंगचेन के ऊपर। ठीक है, आई नो आपने पढ़ा है बट शायद हो सकता है थोड़ा टाइम हो गया हो। तो एक क्विक रिकैप कि लैंगचेन होता क्या है और लैंगचेन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, लैंगचेन इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी डिजाइंड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस। ये सबसे सही डिस्क्रिप्शन है लैंगचेन का। एलएलएम्स के आने के बाद से आप देख ही रहे हो कि एक कल्चर सा आ गया है कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ पर एलएलएम्स को इंटीग्रेट किया जाए। राइट, स्विगी है तो उसमें एक चैटबॉट डाल दिया जाए। अगर आपका ब्राउज़र है और उस पर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे क्रोम प्लगइन डाल दिया जाए जिससे आप यूट्यूब वीडियो के साथ चैट कर पाओ। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी मार्केट में आ रहे हैं। तो इस तरह के एप्लीकेशंस को हम एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बुलाते हैं। और मैंने बताया था आपको लैंगचेन वाली प्लेलिस्ट में कि इस तरह के एप्लीकेशंस को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपको बहुत तरह की चीज़ों को जोड़ जोड़ करके ये एप्लीकेशंस बनाने पड़ते हैं। यहीं पर लैंगचेन आता है और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको सिंप्लीफाई करता है। तो सबसे सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन लैंगचेन का यही है कि इट इज़ एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी विच हेल्प्स यू बिल्ड एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, कैसे करता है लैंगचेन ये? लैंगचेन में आपको कुछ मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं और इन मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स की हेल्प से ही आप किसी भी तरीके का एलएलएम बेस्ड वर्कफ्लो बना सकते हो। राइट, क्या क्या मॉड्यूलर ब्लॉक्स हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो ब्लॉक है उसका नाम है मॉडल। सो लैंगचेन में एक मॉडल कंपोनेंट होता है और मॉडल जो कंपोनेंट होता है ये आपको एक यूनिफाइड इंटरफेस देता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी एलएलएम प्रोवाइडर के एलएलएम के साथ बातचीत कर सकते हो। अगर आपको ओपन एआई के एलएलएम्स के साथ बात करना है तो भी आप इस कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हो। अगर आप एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल्स के साथ बात करना चाहते हो तो भी आप इंटरफेस को यूज़ कर सकते हो। अगर आप ओपन सोर्स में जाना चाहते हो तो हगिंग फेस पे जो मॉडल्स हैं उनके साथ भी बात कर सकते हो, ओलामा के थ्रू भी बात कर सकते हो। तो ये जो कंपोनेंट है ये आपको हेल्प करता है किसी भी तरह के एलएलएम से बात करवाने में। ठीक है, कल को अगर आपको एक एलएलएम को रिप्लेस करना है किसी दूसरे एलएलएम से तो आपको अपने कोड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। एक यूनिफाइड इंटरफेस मिलता है जो अक्रॉस डिफरेंट एलएलएम्स सेम तरीके से काम करता है। तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या बिल्डिंग ब्लॉक है लैंगचेन का। उसके बाद एक और बिल्डिंग ब्लॉक है या कंपोनेंट है जिसको हम प्रॉम्प्ट्स बुलाते हैं। प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से आप किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट इंजीनियर कर सकते हो। राइट, एलएलएम्स टोटली प्रॉम्प्ट्स के ऊपर काम करते हैं और फिर प्रॉम्प्ट्स को बहुत तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो वो जो पूरा डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है उसमें बहुत हेल्प करता है आपको ये प्रॉम्प्ट्स वाला कंपोनेंट। उसके बाद आता है रिट्रीवर्स कंपोनेंट। रिट्रीवर कंपोनेंट की खासियत क्या है कि इसकी हेल्प से आप किसी भी वेक्टर स्टोर या फिर नॉलेज बेस के अंदर से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फेच करके ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप कितने भी बड़े और डाइवर्स वेक्टर स्टोर या नॉलेज बेस के अंदर से अपने काम का जो इन्फॉर्मेशन है उसको फेच करके ला सकते हो। इसकी हेल्प से आप रैग बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हो, या आपने पढ़ा था लैंगचेन वाली प्लेलिस्ट में। बट जो सबसे बड़ा आपका ऑफरिंग है लैंगचेन का, जो सबसे बड़ी खासियत है लैंगचेन की, वो चेन है। दैट इज़ वाई लैंगचेन के नाम में भी चेन आता है। सो चेन्स का फंडा क्या है कि लैंगचेन में आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ करके एक चेन बना सकते हो। ठीक है, मतलब मान लो आप प्रॉम्प्ट वाले कंपोनेंट को मॉडल वाले कंपोनेंट के साथ जोड़ दो और मॉडल वाले कंपोनेंट को आउटपुट पार्सर वाले कंपोनेंट के साथ जोड़ दो। ठीक है, इस तरह से आप कितनी भी लंबी चेन बना सकते हो। और इन चेन्स की खासियत क्या होती है कि ऑटोमेटिकली फर्स्ट ब्लॉक का जो आउटपुट है वो सेकंड ब्लॉक के लिए इनपुट का काम करेगा। सेकंड ब्लॉक का जो आउटपुट है वो थर्ड ब्लॉक के लिए इनपुट का काम करेगा, एंड सो ऑन। ये आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है मैन्युअली, लैंगचेन ये आपको करके देता है। अब इस सिंपल अब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से आप कितने भी
लंबे चेन्स बना सकते हो। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी ऑफरिंग है लैंग चेन की। आई हैव क्रिएटेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस। अगर आपको नहीं पता है प्लीज़ जाके एक बार वो वीडियो देखना। अब इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स और इस चेन के कॉन्सेप्ट की वजह से आप लैंग चेन में कई तरह की चीज़ें बना सकते हो। ठीक है। आप चाहो तो सिंपल कॉन्वर्सेशनल वर्कफ्लोज बना सकते हो, जैसे कि चैटबॉट्स या टेक्स्ट समराइजर्स, जहाँ पे आप क्या करोगे, एक यूज़र से प्रॉम्प्ट लोगे और उसको एक एलएलएम के पास भेज दोगे। ठीक है। और जो भी आउटपुट आता है वो यूज़र को दिखाओगे। इफ़ पॉसिबल आप ये पूरी चीज़ लूप के अंदर कर सकते हो, और इससे आपको एक चैटबॉट मिल जाता है। या फिर आप एक टेक्स्ट समराइजर बना सकते हो। ठीक है। तो इस तरह के वर्कफ्लोज बनाना बहुत आसान है लैंग चेन में। सेकंड, इफ़ यू वांट आप मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज भी बना सकते हो। मान लो आपका एक ऐसा यूज़ केस है जहाँ पर आपको पहले यूज़र से एक टॉपिक लेना है और उस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी है। और फिर जब ये डिटेल्ड रिपोर्ट बन जाए तो फिर उस डिटेल्ड रिपोर्ट से एक समरी भी जनरेट करवानी है। मान लो ये आपका एक मल्टी स्टेप वर्कफ्लो है, तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट कंपोनेंट हो गया, उसको आप एलएलएम वाले कंपोनेंट से जोड़ दो। फिर इस एलएलएम वाले कंपोनेंट को वापस एक नए प्रॉम्प्ट के साथ जोड़ दो। इस नए प्रॉम्प्ट से जो प्रॉम्प्ट निकला उसको एक और एलएलएम के साथ जोड़ दो। और इसको आप अपने आउटपुट पार्सर के साथ जोड़ दो। सो यहाँ पे आपने अपना टॉपिक दिया, इस एलएलएम ने डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट किया। इस प्रॉम्प्ट में आपने लिखा कि इस डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए एक समरी जनरेट करो। इस प्रॉम्प्ट को आपने इस एलएलएम के पास भेजा, इस एलएलएम ने समरी जनरेट किया, वो समरी आपने यूज़र को दिखा दिया। तो ये जो मल्टी स्टेप वर्कफ्लो है, ये भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो लैंग चेन के अंदर, बिकॉज लैंग चेन में आप कितने भी लंबे चेन्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। थर्ड, इफ़ यू वांट आप बहुत आसानी से रैक बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो। मान लो आपके पास एक वेक्टर स्टोर है जहाँ पर आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स एक्सेट्रा आपने स्टोर कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग्स। अब आप चाहते हो कि आप इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चैट कर पाओ। राइट, जैसे मैं पूछ पाऊँ कि मेरी कंपनी का लीव पॉलिसी क्या है। राइट। या फिर मेरी कंपनी में नोटिस पीरियड कितने दिनों का है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ वेरी सिंपल वर्कफ्लो जहाँ पे मेरा यूज़र मुझे एक प्रॉम्प्ट देगा। वो प्रॉम्प्ट एक रिट्रीवर के पास जाएगा। रिट्रीवर यहाँ पर जाकर के सर्च करेगा कि इस प्रॉम्प्ट से रिलेटेड कौन सा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को फेच करेगा, उसको हम कॉन्टेक्स्ट बुलाते हैं। फिर इस कॉन्टेक्स्ट और इस प्रॉम्प्ट को उठा करके वो एक एलएलएम के पास भेजेगा। एलएलएम क्वेश्चन को समझेगा, यहाँ से जो रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट आया है उसको समझेगा, और आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो रैग बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना भी बहुत आसान है लैंग चेन के अंदर। एंड लास्टली, लैंग चेन आपको फीचर देता है कि आप सिंपल लेवल एजेंट्स भी बना सकते हो। मैंने आपको दिखाया भी था। लैंग चेन में आपके पास टूल्स का कॉन्सेप्ट होता है, विच बेसिकली मीन्स कि आप अपने एलएलएम्स को कुछ टूल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। टूल्स एज इन एपीआईज हो गई, या फिर पाइथन फंक्शंस हो गए, इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। और आपका एलएलएम डिसाइड कर सकता है कब किस टूल को कॉल करना है, विथ व्हाट काइंड ऑफ इनपुट। ठीक है। तो बिकॉज ये टूल्स के साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल है, आप बेसिक लेवल एजेंट्स भी बिल्ड कर सकते हो लैंग चेन में। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने अपने एलएलएम को एक वेदर एपीआई टूल दे दिया। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर कभी मेरा यूज़र मुझसे प्रॉम्प्ट में पूछे कि बताओ गुड़गांव का वेदर क्या है, तो ऑब्वियसली एलएलएम को नहीं पता कि आज गुड़गांव का वेदर क्या है। तो एलएलएम क्या कर सकता है, इस टूल को ट्रिगर कर सकता है। ये टूल पलट करके आपको गुड़गांव का वेदर बताएगा, और वही वेदर एलएलएम आपको प्रॉपरली फॉर्मेट करके रिस्पॉन्स में दिखा देगा। तो इस तरह के बेसिक एजेंटिक वर्कफ्लोज, नॉट एग्जैक्टली एजेंटिक बट इस तरह के एजेंट बेस्ड वर्कफ्लोज भी आप बहुत आसानी से बिल्ड कर सकते हो यूजिंग लैंगचेन। ठीक है। तो नटशेल में कुछ भी नया नहीं बताया मैंने आपको, ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में कवर कर रखा है हमारी लैंगचेन वाली प्लेलिस्ट में। अगर आपको ये सब कुछ नया लग रहा है और कंफ्यूजिंग लग रहा है, आई वुड रिकमेंड पहले जा करके आप वो प्लेलिस्ट देखो, फिर आपको ये सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। सो विद दैट हमने लैंगचेन के ऊपर एक क्विक रिकैप ले लिया।
अब यहाँ से काइंड ऑफ हमारा वीडियो शुरू होता है। व्हाट वी विल डू नाउ इज कि हम एक दूसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा वर्कफ्लो लेंगे। इनफैक्ट हम वही वर्कफ्लो लेंगे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ऑटोमेटेड हायरिंग वाला। और उस वर्कफ्लो को पहले तो समझेंगे कि वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है, और फिर हम ट्राई करेंगे उसको लैंग चेन में बिल्ड करने का। मैं एग्जैक्टली कोड नहीं लिखूंगा, बट हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वो ऑटोमेटेड हायरिंग वाला वर्कफ्लो हमें लैंग चेन में बिल्ड करना होता तो हम कैसे बिल्ड करते, और बिल्ड करने में हमें क्या क्या चैलेंजेस मिलते। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ऑटोमेटेड हायरिंग वाला, उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव फ्लो चार्ट बनाया है। इनफैक्ट ये इतना डिटेल्ड है कि आप देख ही रहे हो, मुझे ये पूरा स्क्रीन में फिट करने के लिए जूम आउट करना पड़ गया। ठीक है, अब जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा उनको मैं जल्दी से बता दूं, हमने लास्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्कस किया था कि कैसे आप एक एजेंटिक एआई एप्लीकेशन बना सकते हो जिसकी हेल्प से आप ऑटोमेटेड हायरिंग कर पाओ। तो मैंने उसी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे फ्लो चार्ट को स्टडी करेंगे। ओके, और उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इस फ्लो चार्ट को लैंगचेन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं, और अगर हम करेंगे तो क्या चैलेंजेस हम फेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। अब ये डिस्कशन करने के पहले, ये फ्लो चार्ट आपको समझाने के पहले, मैं एक बहुत क्रिटिकल डिफरेंस आपको इसी पॉइंट पे बताना चाहता हूँ कि राइट नाउ ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एजेंटिक एआई एप्लीकेशन नहीं है जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इंस्टेड ये एक वर्कफ्लो है। अब आप सोच रहे होगे कि एजेंटिक एआई एप्लीकेशन और एक वर्कफ्लो में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस समझने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप एंथ्रोपिक के ब्लॉग पर जाओ और आप ये पर्टिकुलर ब्लॉग पढ़ो, बिल्डिंग इफेक्टिव एजेंट्स। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत सिंपल शब्दों में बताया है कि वर्कफ्लोज और एजेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्कफ्लोज आर सिस्टम्स वेयर एलएलएम्स एंड टूल्स आर ऑर्केस्ट्रेटेड थ्रू प्री डिफाइंड कोड पाथ्स। ठीक है, और एजेंट्स के बारे में इन लोगों ने लिखा है कि ऑन द अदर हैंड एजेंट्स आर सिस्टम्स वेयर एलएलएम्स डायनेमिकली डायरेक्ट देयर ओन प्रोसेसेस एंड टूल यूसेज, मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर हाउ दे अकम्प्लिश टास्क। सो लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक ह्यूमन रिक्रूटर इस सिस्टम को बताता है कि मुझे एक बैकएंड इंजीनियर चाहिए। उसके बाद आगे का सारा काम वो एजेंटिक एप्लीकेशन खुद करता है। वो खुद से प्लान करता है कि इस टास्क को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, फिर एक एक करके वो खुद से सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट करता है। अब वो स्टेप्स क्या होंगे और किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, ये सारा डिसीजन मेकिंग एजेंट कर रहा है। बट हमारे केस में अगर आप देखो तो ये फ्लो चार्ट पहले से बना हुआ है, और हर बार ये फ्लो चार्ट इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। और ये फ्लो चार्ट बनाया किसने है? ये फ्लो चार्ट बनाया है डेवलपर ने। एंड दैट इज़ वाई हम इसको वर्क फ्लो बुला रहे हैं, ये एक एजेंट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस। एजेंट्स के केस में पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट बनेगा वो एजेंट बनाएगा, और वो डायनामिक होगा। पहली बार रन करने में कोई और फ्लो चार्ट होगा, दूसरी बार रन करने में कोई और फ्लो चार्ट होगा। बट ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिस इज स्टैटिक। स्टैटिक इन द सेंस कि आप एक बार चलाओ, आप 100 बार चलाओ, एग्जैक्टली इसी तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो होगा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एजेंटिक एप्लीकेशन और वर्कफ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों में एलएलएम्स यूज हो रहे हैं, बट एक ज़्यादा ऑटोनोमस है, एक ह्यूमंस द्वारा क्रिएटेड है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो अब एक काम करते हैं, बहुत तसल्ली से एक बार इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट को समझते हैं कि हम कैसे ऑटोमेटेड हायरिंग का प्रोसेस करवाएंगे। माइंड यू, दिस इज नॉट एजेंट डूइंग दिस वर्क, दिस इज अस द डेवलपर्स। पहले हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, फिर हम इस एप्लीकेशन को लैंगचेन में कोड करेंगे। दैट्स द प्लान। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं पहले जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, सो दैट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखा पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुआ।
सबसे पहले हमारे सिस्टम ने एक हायरिंग रिक्वेस्ट रिसीव किया। यहाँ पे हमें बताया गया थ्रू अ प्रॉम्प्ट कि वी नीड टू हायर अ बैकएंड इंजीनियर जो कि रिमोट काम करेगा और उसके पास 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद ठीक अगला टास्क क्या है कि हम इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे एक एलएलएम को बोलेंगे टू क्रिएट अ जेडी, जेडी एज इन जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। एक डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा इस पॉइंट पे। अब जैसे ये जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको अप्रूवल के लिए हमारे ह्यूमन सुपरवाइजर के पास भेजेंगे। ठीक है। तो जो भी इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसको दिखाई देगा कि जेडी बन गया है, क्या आपको पसंद है। अगर उसको पसंद नहीं है तो हम वापस क्रिएट जेडी वाले स्टेप में चले जाएंगे। ठीक है। थोड़ा फीडबैक वगैरह ले लेंगे और दोबारा से जेडी रीडिज़ाइन करेंगे। अगर पसंद आ गया जेडी, तो अब हम क्या करेंगे, हम उस जेडी को किसी जॉब प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करेंगे। तो इस जगह पे हमारे पास कुछ टूल्स का एक्सेस है, जैसे कि हमारे पास लिंक्डइन और naukri.com की एपीआईज का एक्सेस है। और हम उन एपीआईज और टूल्स की हेल्प से इस जेडी को पोस्ट कर देंगे। ठीक है। एक बार जब ये जेडी पोस्ट हो जाएगी उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो 7 डेज वेट करेगा। ऑब्वियसली बिकॉज हमें वेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई करें इस जॉब पे। एक बार जैसे ही 7 डेज ओवर हो जाते हैं तो हमारा सिस्टम फिर क्या करेगा, जा करके एप्लीकेशंस का जो नंबर है उसको चेक करेगा कि अभी तक कितने लोगों ने इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया। तो अगेन यहाँ पर हम टूल यूज़ कर रहे हैं लिंक्डइन वाला। लिंक्डइन एपीआई के थ्रू हम जाके चेक कर रहे हैं कि हमने जो जॉब पोस्ट किया था 7 दिन पहले उसमें अभी तक कितने एप्लीकेशंस आए हैं। मान लो हमारा थ्रेशोल्ड है 20 एप्लीकेशंस का। जब तक 20 एप्लीकेशंस रीच नहीं होंगे हम इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक चेक लगा दिया अपने सिस्टम में कि अगर इनफ एप्लीकेशंस हैं तो कुछ और करना है, अगर नहीं है तो कुछ और करना है। तो पहले मान लो 7 दिन के बाद जब हमारा सिस्टम गया और उसने चेक किया तो उसको 10 ही एप्लीकेशंस दिखाई दिए, विच इज़ लेस देन द थ्रेशोल्ड। तो हम नो वाली ब्रांच में चले जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा काम है अपने जेडी को मॉडिफाई करने का, इस तरीके से मॉडिफाई करने का जिससे चांसेस बढ़ जाएं और ज़्यादा एप्लीकेशंस आने के। जैसे कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया घटा दें, 2 से 4 साल के बदले हम फ्रेशर्स को भी इंक्लूड कर दें, या फिर बैकएंड इंजीनियर के बदले हम फुल स्टैक इंजीनियर डाल दें, या फिर सैलरी 2 लाख से बढ़ा दें, समथिंग लाइक दैट। तो हमने जेडी को मॉडिफाई किया और फिर से 48 घंटे वेट किया। ठीक है। और 48 घंटे वेट करने के बाद हम फिर से जाके मॉनिटर करेंगे एप्लीकेशन को कि अब कितने एप्लीकेशंस आए। फिर से जाके चेक करेंगे कि क्या 20 से ज़्यादा है या नहीं। फिर से मान लो अब 15 एप्लीकेशंस आए तो हम फिर से नो वाली ब्रांच में घुस जाएंगे, फिर से जेडी को मॉडिफाई करेंगे, फिर से 48 घंटे वेट करेंगे, फिर से जाके मॉनिटर करेंगे। तो ये एक लूप सॉर्ट ऑफ बना हुआ है जब तक एक एग्जिट कंडीशन नहीं आती। अब मान लो ऐसा करते करते किसी दिन हमने नोटिस किया कि 25 एप्लीकेशंस आ गए, तो अब हम नो वाले में ना घुस करके येस वाले में घुस जाएंगे। ठीक है। और अब येस वाले में हमारा काम क्या है, सबसे पहले जो 25 लोग हैं इन 25 लोगों के रेज्यूमे हम स्टडी करेंगे। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर एक रेज्यूमे पार्सर टूल है जो हमारे लिए सारे के सारे रेज्यूमेस डाउनलोड करके ला रहा है और उनको पार्स कर रहा है और एक एलएलएम से हर रेज्यूमे के अगेंस्ट एक स्कोर जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, दिस इज आवर शॉर्ट लिस्टिंग स्टेप। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद मान लो हमें 5 लोग पसंद आए, इनका स्कोर एक थ्रेशोल्ड के ऊपर था तो ये हमें पसंद आए। तो अब हम क्या करेंगे, इन पांचों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ टूल्स हैं, हमारे पास कैलेंडर का एपीआई है, हमारे पास मेल का एपीआई है। तो हम कैलेंडर पे चेक कर ले रहे हैं इंटरव्यूअर अवेलेबल है कि नहीं, और फिर मेल कर दे रहे हैं सभी को। ठीक है। उसके बाद आती है बात इंटरव्यू कंडक्ट करने की। अब इंटरव्यू कंडक्ट करने के प्रोसेस में मल्टीपल चीज़ें होंगी। आप सबसे पहले जो इंटरव्यू ले रहा है उसको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करोगे, उनको रिमाइंडर मेल भेजोगे, जो भी है। फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा और कंडक्ट होने के बाद हम फिर से एक सवाल पूछेंगे कि क्या कोई सेलेक्ट हुआ या नहीं। मान लो हमारे पास 5 लोगों का हमने इंटरव्यू लिया, तो हम हर बंदे के लिए सवाल पूछेंगे कि ये बंदा सेलेक्ट हुआ कि नहीं, ये बंदा सेलेक्ट हुआ कि नहीं, इस तरीके से। तो मान लो देर इज दिस गाय नितिश, ये सेलेक्ट नहीं हुआ, तो हम नो वाली ब्रांच में जाएंगे और उसको एक रिग्रेट ईमेल भेज देंगे कि सॉरी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। फिर कोई दूसरा बंदा आया मान लो राहुल, तो इसका सिलेक्शन हो गया, तो हम येस वाली ब्रांच में जाएंगे
और उसको एक ऑफर लेटर भेजेंगे। ठीक है। अब ऑफर लेटर भेजने के लिए फिर से हमें कुछ टूल्स चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक एलएलएम होगा जो ऑफर लेटर क्रिएट करेगा, हमारे पास मेल एपीआईज होंगी जिनकी हेल्प से हम मेल शूट करेंगे। ठीक है। और फिर हम ट्रैक करते रहेंगे कि सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट किया कि नहीं। मान लो सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम फिर से उससे रीनेगोशिएट करेंगे। ठीक है, ये काम ऑब्वियसली कोई ह्यूमन करेगा। तो वो रीनेगोशिएट करेगा कि भाई आपको पसंद नहीं आई सैलरी, थोड़ा बढ़ा देते हैं। जब रीनेगोशिएशन हो जाएगा तो वापस हम उसको एक नया ऑफर लेटर भेजेंगे, फिर से वेट करेंगे उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं। अगर उसने कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे, उसका ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। अब ऑनबोर्डिंग में भी हमारे पास टूल्स होंगे। बेसिकली हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेशन होगा। तो यहीं से हम उसको एक वेलकम ईमेल भेज देंगे, उसका केटी सेशन प्लान कर देंगे, उसका लैपटॉप हम लोग प्रोविजन करा देंगे एक्सेट्रा। और इस तरीके से हमारा ये हायरिंग प्रोसेस ख़त्म होगा। तो यू कैन सी कि इस वर्कफ्लो के थ्रू अगर आप इसको प्रॉपरली कोड कर पाए तो आप एक हायरिंग ड्राइव कंडक्ट करा सकते हो। राइट। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे तो हमें समझ में आ गया, हमने फ्लो डायग्राम बना दिया, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमें समझ में आ गया। अब आता है बड़ा सवाल कि हमें इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है इन कोड, एंड दैट टू यूजिंग लैंगचेन। अब आप लोगों में से जिन्होंने भी काम किया होगा लैंगचेन में, उनको ये बात पता होगी कि बेसिक लेवल वर्कफ्लोज बनाना लैंगचेन में काफ़ी आसान है, स्पेशली लीनियर वर्कफ्लोज। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये उतना बेसिक लेवल नहीं है। इस इनफैक्ट इसको आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बोलोगे। और शायद आपको थोड़ा सा तो इंट्यूशन आ रहा होगा कि ये बनाना लैंगचेन में इतना आसान नहीं होने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर आप ये सिस्टम लैंगचेन में बनाने जाते हो तो आप क्या क्या परेशानियां फेस करोगे। मैं प्रिसाइजली आपको 8 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, और हर पॉइंट के थ्रू हम समझेंगे कि लैंगचेन जैसे लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में ये सिस्टम बनाना क्यों डिफ़िकल्ट है। और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उन चैलेंजेस को सॉल्व करता है लैंग्राफ। और इस पूरे डिस्कशन से आपको एक बहुत क्लियर साइड बाय साइड आइडिया लग जाएगा कि लैंगचेन और लैंग्राफ के बीच में क्या को डिफरेंसेस हैं और लैंग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। तो आई रियली होप आपको इस लेक्चर का फ्लो समझ में आ रहा है। सो गाइज, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटेड हायरिंग वाले वर्कफ्लो को लैंगचेन में बनाने जाते हो तो जो पहला चैलेंज आप फेस करोगे वो है कंट्रोल फ्लो के कॉम्प्लेक्सिटी का। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया है और शायद आपको ये पता भी है कि मोस्टली आप लैंगचेन को यूज़ करते हो चेन्स बनाने के लिए। चेन जो होता है वो एक लीनियर वर्कफ्लो होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा पूरा का पूरा फ्लो चार्ट इज हाईली नॉन लीनियर। यहाँ पर आपको 3 तरह की चीज़ें दिखाई देंगी जिनकी वजह से नॉन लीनियरिटी आती है। पहला है कंडीशनल ब्रांचेस, मतलब बेस्ड ऑन अ कंडीशन आपका जो पूरा कंट्रोल फ्लो है वो एक डायरेक्शन में जा सकता है या फिर दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपको इनफ एप्लीकेशंस आ गए तो आप इस तरफ मूव कर रहे हो, अगर नहीं आए तो आप दूसरी तरफ मूव कर रहे हो। इसकी वजह से नॉन लीनियरिटी आ रही है। सेकेंड नॉन लीनियरिटी आ रही है लूप्स की वजह से। आप नोटिस करोगे हमारे वर्कफ्लो में मल्टीपल जगहों पे लूप है। जैसे कि अगर जेडी अप्रूव नहीं हुआ तो हम वापस जेडी बनाएंगे, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो हम वापस जेडी बनाएंगे। हम तब तक जेडी बनाते रहेंगे जब तक जेडी अप्रूव नहीं होता। तो ये एक तरह का लूप है जिसकी वजह से नॉन लीनियरिटी आ रही है। और थर्ड, हमारे कंट्रोल फ्लो में मल्टीपल जगहों पे जंप्स हैं। जंप्स का मतलब अचानक से आपका कंट्रोल फ्लो एक जगह से उठ के आगे कहीं चला जाता है या फिर पीछे कहीं चला आता है। जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर 48 घंटे वेट करने के बाद अपने कंट्रोल लॉजिक में वापस पीछे जा रहे हो। ठीक है। अब इन रीजंस की वजह से लैंगचेन में पूरा का पूरा ये फ्लो चार्ट इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट ये दिखाने के लिए मैं आपको एक सबसेट ऑफ द फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ लैंगचेन में। सो व्हाट वी विल डू इज कि हम इतना पार्ट, दिस मच, वी विल ट्राई टू कोड इन लैंगचेन और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक लूप बनाना है और एक छोटा सा कंडीशनल स्टेटमेंट भी है कि अगर जेडी अप्रूव नहीं हुआ तो लूप चलेगा, अगर अप्रूव हो गया तो दूसरी चीज़ होगी। ठीक है। तो अगर आपने लैंगचेन पढ़ रखा है तो फिर आपको ये कोड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक हायरिंग प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, ये हमें हमारा यूज़र देगा कि वी नीड टू हायर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर आवर बैकएंड टीम। ये एसेंशली ये वाला स्टेप है जहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट बना रहे हैं। उसके बाद इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक एलएलएम क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना रहे हैं जहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट अ जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द हायरिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम अपना हायरिंग रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली अब हम ये क्रिएट जेडी वाले स्टेप में हैं जहाँ पर हम बेसिकली हमारे हायरिंग प्रॉम्प्ट से एक जेडी क्रिएट करवा रहे हैं, और जेडी क्रिएट करवाने के लिए हम ये चेन यूज़ कर रहे हैं। पहले जेडी प्रॉम्प्ट आ रहा है जिसको हम एलएलएम में भेज रहे हैं, और जो आउटपुट है उसको हम स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में भेज रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है अप्रूव करने के लिए, बेसिकली इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है, और फिर हमने पोस्ट करने के लिए भी एक फंक्शन बनाया है। ऑब्वियसली ये डमी फंक्शंस है, इसके लिए भी एक फंक्शन है, इसके लिए भी फंक्शंस है, और यू कैन सी ये डमी फंक्शंस है। ठीक है। आगे चल के आप यहाँ पे प्रॉपर कोड लिखोगे, बट यू गेट द आइडिया, आपको फ्लो समझ में आ रहा है कि हायरिंग रिक्वेस्ट का एक फंक्शन हो गया या एक लॉजिक हो गया, जेडी बनाने का एक लॉजिक हो गया, जेडी को अप्रूव करने का एक लॉजिक हो गया, और जेडी को पोस्ट करने का एक लॉजिक हो गया। ठीक है। अब हमें ये पूरी चीज़ को स्टिच करना है साथ में। तो देखो ये फ्लो कैसा होगा, हम एक लूप चला रहे हैं कि जब तक अप्रूव्ड फॉल्स है, जब तक अप्रूव्ड वेरिएबल का वैल्यू फॉल्स है, तब तक हम क्या कर रहे हैं, जेडी चेन की हेल्प से एक नया जेडी बना रहे हैं। ठीक है। और फिर उसको अप्रूव वाले फंक्शन में भेज रहे हैं, और ये चेक कर रहे हैं कि अप्रूव हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो ये लूप चलता रहेगा, अगर अप्रूव हो गया तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और पोस्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने लैंगचेन में हमारे इस पूरे फ्लो चार्ट का इतना पार्ट बनाया। अब प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, आप लैंगचेन यूज़ कर रहे हो, बट इस पार्ट में आप देखो, यहाँ पे आपको काफ़ी कस्टम कोड लिखना पड़ रहा है, जो कि लैंगचेन का कोड नहीं है, ये पाइथन का कोड है। और ये पूरा कोड आपको इसलिए लिखना पड़ रहा है बिकॉज लूप चलाने का लॉजिक लैंगचेन आपको नहीं देता। तो ये लूप चलाने के लिए आपको अपना कोड लिखना पड़ा। ठीक है। तो जब भी आप लाइब्रेरी से बाहर आकर के खुद का कोड लिखते हो इन ऑर्डर टू स्टिच द एंटायर फ्लो, इस कोड को हम ग्लू कोड बोलते हैं। और ग्लू कोड जितना कम हो उतना अच्छा हो। बट आप खुद सोच के देखो, अभी तो हमने सिर्फ एक पार्ट ऑफ द फ्लो डायग्राम बनाया है, अभी हमें ये पूरा बनाना है। मल्टीपल जगहों पे लूप हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जंप स्टेटमेंट्स हैं। तो खुद सोचो कि धीरे धीरे जब ये एप्लीकेशन पूरा बनेगा तो कितना सारा ग्लू कोड हमारे कोड बेस में आ जाएगा। और जितना ज़्यादा ग्लू कोड आएगा उसको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाना जो कि नॉन लीनियर है यूजिंग लैंग चेन डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई रियली होप मैं आपको फर्स्ट चैलेंज बता पाया। सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज ये है कि अगर आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर वर्कफ्लो बनाना पड़े लैंग चेन में, तो लैंग चेन के पास उस तरह के कंस्ट्रक्ट्स ही नहीं है, कंडीशनल ब्रांचिंग का, लूप का, जंप स्टेटमेंट्स का, इनके कंस्ट्रक्ट्स ही अवेलेबल नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्ट्स आपको खुद से बनाने पड़ते हैं यूजिंग पाइथन। बट वो सारा कोड ग्लू कोड होता है, और ग्लू कोड जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना उसकी मेंटेनेबिलिटी ख़राब होती है। एंड दैट इज़ वाई बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, डीबग करना मुश्किल हो जाता है, टीम्स में काम करना मुश्किल हो जाता है। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट फ्लॉ विथ LangChain, दैट इट वर्क्स रियली वेल विथ लीनियर वर्कफ्लोज, चेन्स, बट जैसे ही नॉन लीनियरिटी सिस्टम में आता है लैंगचेन हाथ खड़े कर देता है। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि अगर हमें ये सेम वर्कफ्लो लैंग्राफ में बनाना पड़ता तो हम कैसे अप्रोच करते। आई नो आपको लैंग्राफ के बारे में अभी पता नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो लैंग्राफ में आप क्या करते हो कि आप अपने पूरे के पूरे वर्कफ्लो को एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट करते हो, इसीलिए इस लाइब्रेरी का नाम लैंग्राफ है। ठीक है। सो एसेंशली व्हाट यू डू इज कि आप अपने हर टास्क को एक नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो।
नोड ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। जैसे कि हायरिंग रिक्वेस्ट इज अ नोड, create JD is a node, JD approved is a node, post JD is a node. So essentially what you're doing is आप ये nodes बना रहे हो, ठीक है। ये हायरिंग रिक्वेस्ट का है, ये JD क्रिएट करने का है, ये चेक करने का है कि JD सही है कि नहीं, और ये पोस्ट करने का है। आपने ये नोड्स बना लिए, और इन नोड्स के बीच में आप एजेस ड्रॉ करते हो जिनकी हेल्प से ये कंट्रोल एग्जीक्यूट होता है। सो बेसिकली व्हाट यू डू इज यू कनेक्ट दीज नोड्स विद द हेल्प ऑफ दीज एजेस। अब ये एजेस कंट्रोल फ्लो को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सिंस हम पूरे के पूरे वर्क फ्लो को एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ग्राफ एसेंशियली इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो फिर ऑटोमेटिकली आप कितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वर्क फ्लोज को भी बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर पाते हो यूजिंग लैंग ग्राफ। मैं आपको एक छोटा सा कोड एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये लैंग ग्राफ का कोड है। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ क्रिएट किया, और अब उस ग्राफ के अंदर हम नोड्स ऐड कर रहे हैं। हमारा पहला नोड है हायरिंग रिक्वेस्ट, हमारा दूसरा नोड है क्रिएट जेडी, हमारा तीसरा नोड है चेक अप्रूवल, और हमारा चौथा नोड है पोस्ट जेडी। अब ये जो नोड्स हैं, ये खुद में पाइथन फंक्शंस हैं, सिंपल पाइथन फंक्शंस। जैसे कि ये देखो, ये रहा क्रिएट जेडी वाला फंक्शन। हम एग्जैक्टली इसी फंक्शन को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। ये रहा अप्रूवल चेक करने वाला, ये रहा जेडी पोस्ट करने वाला। तो बेसिकली हम यहाँ पे नोड्स बना रहे हैं, और ये नोड्स में हम यहाँ पे जो पास कर रहे हैं, ये हमारे पाइथन फंक्शंस हैं। एक बार जब आपके सारे नोड्स बन जाते हैं, फिर आप उन नोड्स के बीच में एजेस ड्रॉ करते हो। जैसे आपका जो फर्स्ट एज है, वो हायरिंग रिक्वेस्ट और क्रिएट जेडी के बीच में है, बेसिकली ये वाला, दिस। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, क्रिएट जेडी और चेक अप्रूवल के बीच में ये वाला एज बना रहे हो। अब बात आई लूप्स की और कंडीशनल ब्रांचेस की, ठीक है। कि अगर जेडी अप्रूव हुआ तो येस वाले में जाना है, एज इन पोस्ट जेडी के पास जाना है, और अगर अप्रूव नहीं हुआ तो वापस क्रिएट जेडी के पास जाना है। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशनल एजेस बनाने का भी ऑप्शन होता है, जहाँ पर आप एक गिवन कंडीशन के बेसिस पे, चेक अप्रूवल हमारा वो फंक्शन है जो ये बताएगा कि जेडी पसंद आया या नहीं। अगर पसंद आया तो हम पोस्ट जेडी के पास भेज दे रहे हैं, और अगर पसंद नहीं आया तो हम उसको वापस क्रिएट जेडी के पास भेज दे रहे हैं। एसेंशली वी आर लूपिंग बैक, और लास्ट में वी आर एडिंग द लास्ट एज पोस्ट जेडी। तो यहाँ पर अब आप देखो इस कोड का ब्यूटी क्या है, कि यहाँ पे आपको कुछ भी कस्टम पाइथन में नहीं लिखना पड़ रहा। देर इज ज़ीरो ग्लू कोड। सारा का सारा जो लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन है वो आप लैंग्राफ में ही कर पा रहे हो। आपको वाइल लूप नहीं चलाना पड़ रहा, आपको इफ एल्स नहीं लिखना पड़ रहा। वो सारा का सारा जो लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वो लैंग्राफ के अंदर खुद ब खुद आता है। आपको लूप चलाने के लिए लैंग्राफ चला के देगा, आपको इफ एल्स चलाने के लिए लैंग्राफ चला के देगा, आपको जंप्स मारने हैं लॉजिक में, लैंग्राफ आपको करके देगा। सो आई नो इस पॉइंट पे आपको लैंग्राफ नहीं आता, आपको लैंग्राफ में कोड करना नहीं आता, बट एटलीस्ट आप शायद ये समझ पा रहे होगे कि लैंग्राफ का बेस्ट पार्ट ये है कि वो पूरे के पूरे कितने भी कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। हर टास्क एक नोड बन जाता है, और उनके बीच का कंट्रोल फॉर एग्जीक्यूशन जो है वो एजेस बन जाते हैं। और अब आप इन एजेस के ऊपर लूप्स भी चला सकते हो, ब्रांचिंग भी कर सकते हो। एंड दैट इज़ वाई जो कोड की मेंटेनेबिलिटी है वो बहुत हाई है, ठीक है। आपका जो कोड है उसमें ग्लू कोड नहीं होगा, और बहुत सही तरीके से आप कितना भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बिल्ड कर पाओगे। तो आई रियली होप आपको पहला चैलेंज समझ में आया, आपको समझ में आया कि कैसे लैंगचिन इसमें स्ट्रगल करेगा, लेकिन लैंग्राफ इसमें फ्लरिश करेगा। तो गाइज अब हम बात करेंगे दूसरे चैलेंज के बारे में, कि अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो लैंगचेन में बनाने जाओगे तो दूसरा क्या बड़ा चैलेंज आप फेस करोगे। दूसरा चैलेंज है स्टेट हैंडलिंग। अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में सवाल आएगा कि स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन कि कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज में स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मैं आपको ये वर्कफ्लो दिखाऊं, और
मैं आपसे पूछूं, सिंस आप इस वर्कफ्लो को समझ चुके हो, तो आई वुड आस्क यू कि क्या आप बता सकते हो इस वर्कफ्लो में क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस आप कुछ चीज़ें बता पाओगे। यहाँ पे मल्टीपल डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक डेटा पॉइंट है जेडी। जेडी हमारे इस वर्कफ्लो का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, राइट। वही जेडी पहले अप्रूव हो रहा है, वही पोस्ट हो रहा है, उसी को देख के लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जेडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि क्या जेडी अप्रूव हुआ है या नहीं, बिकॉज आगे का फ्लो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि क्या जेडी पोस्ट हो चुका है कि नहीं, बिकॉज अगेन आगे का फ्लो इसी बात पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि अभी तक कितने लोगों ने हमारे जॉब के ऊपर अप्लाई किया, राइट। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि मिनिमम कितने एप्लीकेशंस होने चाहिए इन ऑर्डर टू स्टार्ट द इंटरव्यू प्रोसेस। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट हो सकता है कि कितने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए और उनके बारे में क्या क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट हो सकता है कि कितने लोगों को हमने ऑफ़र भेजा। एक और डेटा पॉइंट हो सकता है कि ऑफ़र का स्टेटस क्या है। एक और डेटा पॉइंट हो सकता है कि ऑनबोर्डिंग का स्टेटस क्या है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमने कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाया है, ये वर्कफ्लो सही से फंक्शन करे, इसके लिए कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं जो हमें मेंटेन करके चलनी पड़ेंगी, राइट। और मज़ेदार बात क्या है कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं और इनकी जो वैल्यूज़ हैं, ये धीरे धीरे इवॉल्व होती हैं, राइट। जैसे जैसे आप अपने वर्कफ्लो में आगे बढ़ते हो, ये वैल्यूज़ अपडेट होते रहती हैं। जैसे कि जब आप एकदम शुरू में यहाँ पर होगे हायरिंग रिक्वेस्ट के पास, तो जेडी वाली जो डेटा पॉइंट है उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, नन होगी। बट जैसे ही आप क्रिएट जेडी पे पहुंचोगे, तो फिर जेडी की वैल्यू सेट हो जाएगी। सिमिलरली जब आप जेडी अप्रूव पे पहुंचोगे, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन जेडी स्टेटस ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली जब आप पोस्ट जेडी पे पहुंचोगे, तो आपका जेडी पोस्टेड का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। जब आप यहाँ पे मॉनिटर एप्लीकेशंस पे पहुँचोगे, तो आप जाके चेक करोगे कि मिनिमम एप्लीकेशंस कितने चाहिए, 5, 20, जो भी थ्रेशोल्ड है उसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करोगे। फिर आप शॉर्ट लिस्टिंग करोगे, तो आप यहाँ पे बताओगे कि कितने कैंडिडेट्स को आपने शॉर्ट लिस्ट किया। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वर्कफ्लो से रिलेटेड कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, और उन डेटा पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो ओवर टाइम इवॉल्व करती हैं। जैसे जैसे आप अपने वर्कफ्लो में नीचे आते जाते हो, स्टेप्स कंप्लीट करते जाते हो, आपके डेटा फाइंड पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट होते रहती हैं, राइट। तो ये जो सारे सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, इनको ही हम मिला के स्टेट बुलाते हैं। ये हमारे वर्कफ्लो का स्टेट है, और पूरा का पूरा वर्कफ्लो इस स्टेट की हेल्प से ही फंक्शन कर पा रहा है। इसी से हमें समझ में आ रहा है कि हमारे एप्लीकेशन का करंट स्टेट क्या है और हमें आगे कहाँ जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली होप आपको समझ में आया कि स्टेट क्या होता है जब भी हम किसी भी वर्कफ्लो की बात कर रहे हैं, और क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है। कोई भी वर्कफ्लो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा अगर आप उसके स्टेट को सही से ट्रैक नहीं करोगे, राइट। अब बात करते हैं कि क्यों लैंगचेन में जब आप इस वर्कफ्लो को बनाओगे, तो इस तरह के स्टेट को हैंडल करना मुश्किल है। सो प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टेट होता है, किसी भी वर्कफ्लो से रिलेटेड जो स्टेट होता है, सारे डेटा पॉइंट्स होती हैं, उनकी जो वैल्यूज होती हैं, ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। बट लैंगचेन आपको कोई ऑप्शन नहीं देता है टू स्टोर एंड ट्रैक सच की वैल्यू पेयर्स। लैंगचेन के पास मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, बट ये जो मेमोरी होती है ये कॉन्वर्सेशनल मेमोरी होती है। मतलब आपने एलएलएम से जो चैटिंग की है, उस चैटिंग को आप स्टोर कर सकते हो कॉन्वर्सेशनल मेमोरी की तरह, और वो आप चेन में आगे पीछे भेज सकते हो, जिससे आपके एलएलएम को हमेशा ये पता रहे कि हमारी पास्ट में क्या बातचीत हुई है। बट इस तरह का डेटा स्टोर करना और ट्रैक करना, लैंगचेन में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लैंगचेन में जब आप इस तरह के वर्कफ्लोज बनाते हो, तो वो स्टेटलेस होते हैं।
बिकॉज लैंग चेन इस तरह का स्टेट ट्रैक करते हुए नहीं चल रहा है। अगर आपको इस तरह का स्टेट इम्प्लीमेंट करना है लैंग चेन में, तो वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कोड के टॉप पे ये एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, और फिर इस डिक्शनरी को पूरे टाइम आप हैंडल करोगे। चेन में जैसे ही बात आगे बढ़ी, तो आप जा कर के मैन्युअली यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करोगे। फिर अगर कुछ हटाना है तो आप जाके हटाओगे। सो बेसिकली चेन बहुत लंबा है, और उसमें हर स्टेप में आपको पीछे आकर के मैन्युअली इस ग्लोबल डिक्शनरी में चेंजेस करने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही हेक्टिक काम है अगर आपका वर्कफ्लो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट चैलेंज विथ लैंग चेन, कि इफ़ यू आर बिल्डिंग अ कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो, इट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेट भी कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत सारे उसमें फील्ड्स होंगी, और लैंगचेन आपको कोई इंट्रिंसिक मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता है उस स्टेट को स्टोर करने में और ट्रैक करने में। द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज़ कि आप या तो पूरे के पूरे स्टेट को एक कॉन्वर्सेशनल मेमोरी की तरह, एज इन टेक्स्ट की तरह ट्रीट करो, और द सेकेंड ऑप्शन इज कि आप मैन्युअली खुद से एक डिक्शनरी बना करके उसको चेन में यहाँ से वहाँ भेजो और उसकी वैल्यूज़ अपडेट करो, जो कि बहुत ही हेक्टिक काम है। तो आई होप आपको मैं ये चैलेंज सही से प्रेजेंट कर पाया। अब बात करते हैं कि लैंग्राफ इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है। अब अगर आप लैंग्राफ की बात करो, तो लैंग्राफ में जो एग्जीक्यूशन होता है स्टेट के अराउंड, उसको हम स्टेटफुल बोल सकते हैं। सो होता क्या है लैंग्राफ में, कि आप जब अपना ग्राफ क्रिएट कर रहे होते हो, उसी टाइम पे आप एक स्टेट ऑब्जेक्ट बनाते हो, जो कि पाइडेंटिक में भी बनाया जा सकता है, या फिर टाइप्ड डिक्शनरी की हेल्प से भी बनाया जा सकता है। बेसिकली एक डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी की खासियत क्या है, कि ये आपके ग्राफ के हर नोड के पास एक्सेसिबल है। विच मीन्स कि आपके ग्राफ का कोई भी नोड इस स्टेट ऑब्जेक्ट, इस डिक्शनरी को एक्सेस कर सकता है, एज इन रीड कर सकता है। एंड नॉट ओनली रीड कर सकता है, ये जो स्टेट ऑब्जेक्ट है या जो डिक्शनरी है, ये म्यूटेबल भी है। विच मीन्स कि कोई भी नोड इसमें एडिट भी कर सकता है। सो बेसिक फंडा ये है कि जब ग्राफ का एग्जीक्यूशन होता है, आप सबसे पहले यहाँ पे आए, आपने एक जेडी क्रिएट किया, तो इस नोड के पास आपके स्टेट का एक्सेस है। तो वो क्या करेगा, जेडी क्रिएट करने के साथ साथ जेडी की वैल्यू स्टेट में अपडेट भी कर देगा। फिर हम यहाँ से जेडी अप्रूव्ड वाले नोड पे आए। अब इस नोड के पास भी आपके पूरे स्टेट का एक्सेस है, तो वो भी क्या करेगा, झट से जा कर के जेडी अप्रूव्ड वाला जो आपका फील्ड है उसकी वैल्यू को ट्रू कर देगा। फिर आप इस वाले पोस्ट जेडी वाले नोड में आए, तो अगेन आपके पास पूरे स्टेट का एक्सेस है, तो आप जेडी पोस्टेड वाली जो फील्ड है उसकी वैल्यू ट्रू कर दोगे। तो जैसे जैसे आपका एग्जीक्यूशन आगे बढ़ रहा है, हर नोड के पास पूरा का पूरा स्टेट हर टाइम पे अवेलेबल है, और आप उसमें चेंजेस करते जा रहे हो, और वो चेंजेस सभी को दिखाई दे रहे हैं, हर नोड को दिखाई दे रहे हैं। राइट, इनफैक्ट मैंने आपको जब कोड दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, जो भी आप यहाँ पे नोड्स बना रहे हो, तो आप नोटिस करो कि हर नोड को इनपुट में एक स्टेट मिल रहा है, और हर नोड का जो आउटपुट है वो एक स्टेट ही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कि जब जब भी हम एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं अपने लैंग ग्राफ में ग्राफ का, तो नोड बाय नोड बेसिस पे हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। हर नोड के पास हम जैसे ही पहुंच रहे हैं, हम उसको स्टेट वाला ऑब्जेक्ट दे दे रहे हैं, और हम उसको बता दे रहे हैं कि देखो भाई अभी ये सिचुएशन है। उसके बाद वो नोड अपना प्रोसेसिंग करता है, और फिर उसको जो भी अपडेट करना है उस स्टेट के अंदर वो अपडेट कर देता है, और फिर वो अपडेटेड स्टेट अगले नोड के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन का पास ऑन बहुत बढ़िया है लैंग ग्राफ के अंदर। तो आपके पास कितना भी कॉम्प्लेक्स स्टेट है, उसमें कितनी भी फील्ड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको एक डिक्शनरी के फॉर्म में क्रिएट कर दो, और फिर लैंग्राफ का काम है कि उसको हर नोड तक पहुंचाएगा, और उसमें अगर कुछ अपडेट हो रहा है तो उस अपडेट को सही से करके डिक्शनरी में चेंजेस भी कर देगा। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन है लैंग्राफ के अंदर, वो स्टेटफुल है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। लैंग चेन स्टेटलेस होता है, लैंग्राफ स्टेटफुल होता है। एंड दैट इज वाई अगर आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना रहे हो,
कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज बना रहे हो, तो लैंग्राफ इज मच मोर सूटेड बिकॉज वहाँ पे स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इट्स स्टेटफुल। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे चैलेंज की। तीसरा चैलेंज है इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो कभी भी आप कोई वर्क फ्लो बनाओ, सिंपल बनाओ या फिर कॉम्प्लेक्स बनाओ, वो दो तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है। पहला होता है सीक्वेंशियल और दूसरा होता है इवेंट ड्रिवन। मैं दोनों का मतलब आपको समझाता हूँ। मान लो आप लैंग चेन यूज़ करके एक मल्टी स्टेप चेन बना रहे हो, जहाँ पे आपके पास पहला ब्लॉक है जहाँ पे आपने यूज़र से एक प्रॉम्प्ट लिया, उसको आपने एक एलएलएम के पास भेजा, उस एलएलएम से जो रिस्पॉन्स आया उससे आपने एक सेकंड प्रॉम्प्ट बनाया, उसको आपने एक सेकंड एलएलएम के पास भेजा, और फाइनली आपके पास एक रिस्पॉन्स आया जो आप यूज़र को दिखा रहे हो। मान लो ये चेन आपने बनाई, ये भी एक तरह का वर्क फ्लो है। अब इसकी खासियत क्या है कि ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो लेफ्ट से राइट सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होगा विदाउट स्टॉपिंग। विदाउट स्टॉपिंग का मतलब क्या है कि जैसे ही इस ब्लॉक का काम खत्म होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड वाले का काम खत्म होगा, थर्ड स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड से फोर्थ पे चले जाओगे, फोर्थ से फिफ्थ पे चले जाओगे। कहीं भी बीच में आपका जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो रुकेगा नहीं, पॉज नहीं होगा, राइट। वेयर एज एक सेकंड मॉडल क्या है कि आपने जो वर्क फ्लो बनाया वो बीच में जाकर के कहीं पे पॉज हो गया, और वो अब किसी एक्सटर्नल ट्रिगर का वेट कर रहा है। जब ये एक्सटर्नल ट्रिगर आएगा तब आपका वर्क फ्लो रिज्यूम होगा और आगे बढ़ेगा। इसको बोला जाता है इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन। अब हमारा जो वर्क फ्लो है ऑटोमेटेड हायरिंग वाला, वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मल्टीपल नोड्स ऐसे हैं जहाँ पे इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन हो रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे मल्टीपल जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आपको पॉज करना है अपने एग्जीक्यूशन को, वेट करना है किसी ट्रिगर के होने का, और जब वो ट्रिगर होगा तब आपको रिज्यूम करना है अपना एग्जीक्यूशन। जैसे यहाँ पे देखो, आपने जेडी को पोस्ट किया, उसके बाद आप मॉनिटर एप्लीकेशन तब करोगे जब आप 7 दिन का वेट कंप्लीट करोगे, विच बेसिकली मीन्स आपने आज अगर जॉब डाली लिंक्डइन के ऊपर, तो आपको 7 डेज तक कुछ नहीं करना है, यू हैव टू पॉज द वर्क फ्लो। जैसे ही आपको एक ट्रिगर मिलेगा कि 7 दिन हो गए, तो आपको यहाँ से रिज्यूम करना है और अगले नोड पे जाना है, राइट। फिर आप यहाँ पे भी देखो, जब आप मॉडिफाई कर रहे हो उसके बाद फिर से आपको पॉज करना है अपने वर्क फ्लो को, और फिर 2 दिन के बाद रिज्यूम करना है सेम जगह से। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अम, आपने ऑफर लेटर भेजा कैंडिडेट को, अब आगे का काम तब होगा जब वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर भी आपको अपना वर्क फ्लो को पॉज करना है और वेट करना है एक एक्सटर्नल ट्रिगर का। इस केस में एक्सटर्नल ट्रिगर क्या है? जो भी कैंडिडेट रिप्लाई कर रहा है, यस आई एक्सेप्ट द ऑफर, नो आई रिजेक्ट द ऑफर, वो ट्रिगर मिलने के बाद ही हमारा वर्क फ्लो रिज्यूम होगा। तो जब भी आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स एजेंटिक एआई सिस्टम्स बनाते हो, तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बहुत बार आपको इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना पड़ता है। अब इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि लैंगचेन इज नॉट बिल्ट फॉर इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन। लैंगचेन को बनाया गया था सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के लिए, कि एक बार अगर चेन शुरू हुई तो वो अपना काम खत्म करके ही रुकेगी। हमने कभी भी लैंगचेन को इसलिए नहीं बनाया कि एक चेन स्टार्ट हुई है अब वो रुक जाएगी 7 दिन बाद कंटिन्यू करेगी, ऐसा फंक्शनैलिटी लैंगचेन में है ही नहीं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये वर्क फ्लो आपको लैंगचेन में बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दो चेन्स बनाने पड़ेंगे। पहला चेन होगा ये अपना काम करके ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप 7 डेज तक वेट करोगे। बेसिकली आप एक्सटर्नल पाइथन कोड लिखोगे जहाँ पे आप ट्रैक करोगे कि कितना टाइम हो गया है, और फिर आप उसके आगे का एक सेकंड चेन ट्रिगर करोगे, और फिर इनके बीच में स्टेट ट्रांसफ़र भी आपको मैन्युअली कोड करके लिखना पड़ेगा। अगेन द सेम प्रॉब्लम, आपको बहुत सारा ग्लू कोड लिखना पड़ेगा इवेंट हैंडलिंग के लिए और स्टेट ट्रांसफ़र के लिए, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड थिंग। बट अगर आप बात करो लैंग्राफ की, तो लैंग्राफ आपको इनहेरेंटली
प्रोवाइड करता है इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन का ऑप्शन। यहाँ पे सिंस स्टेटफुल है हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन, व्हाट यू कैन डू इज कि किसी भी पर्टिकुलर नोड पे पहुंच के, मान लो आप यहाँ पे पहुंच के, व्हाट यू कैन डू इज कि जो भी आपका करंट स्टेट है उसको आप कहीं पे स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर एक फीचर होता है चेक पॉइंटर बोल के, आप वो यूज़ करते हो टू सेव योर स्टेट। आप इन मेमोरी भी कर सकते हो, एक्सटर्नल डेटाबेस में भी कर सकते हो। बेसिकली आपने अभी तक का प्रोग्रेस सेव कर लिया और अब आप पॉज कर लिए और अब आप वेट कर रहे हो एक एक्सटर्नल ट्रिगर का। जैसे ही वो एक्सटर्नल ट्रिगर आता है आप झट से जा करके देखते हो कि आपका करंट स्टेट क्या है और वहीं से रिज्यूम करते हो। ये फीचर आपको लैंग्राफ प्रोवाइड करता है एंड दैट इज़ वाई लैंग्राफ में इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन इज क्वाइट पॉसिबल। ये लैंग्राफ के डिज़ाइन में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक और बड़ा चैलेंज है जो आप फेस करोगे अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाओगे लैंगचेन में। बट एट द सेम टाइम अगर ये सेम काम आप लैंग्राफ में करते हो तो लैंग्राफ आपको आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। गाइज अब बात करते हैं फोर्थ चैलेंज के बारे में। हमारा फोर्थ चैलेंज है फॉल्ट टॉलरेंस। अब फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि बेसिकली अगर किसी सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाए उसके बाद भी क्या वो सिस्टम रिकवर करके वापस प्रॉपरली चल पा रहा है कि नहीं, इसी को फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं, राइट। और फॉल्ट टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे वर्कफ्लोज में जो बहुत लॉन्ग रनिंग होते हैं। अब खुद सोच के देखो, हमारा ये जो वर्कफ्लो है हायरिंग वाला, ये एक लॉन्ग रनिंग वर्कफ्लो है। खुद सोच के देखो, पहले हम जेडी बना रहे हैं, उसके बाद पोस्ट कर रहे हैं, फिर हम 7 दिन तक वेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इनफ एप्लीकेशंस नहीं आने पे हम मॉडिफाई करके फिर 2 दिन तक वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम शेड्यूल कर रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू का खुद प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद ऑफर लेटर भेजा है तो कब वो एक्सेप्ट करेगा, ऑनबोर्डिंग में मल्टीपल डेज लग सकते हैं। तो यू कैन सी ये एक ऐसा वर्कफ्लो है जो लॉन्ग रनिंग है, मल्टीपल डेज तक चल सकता है, इवन मंथ्स तक चल सकता है। तो इस तरह के वर्कफ्लोज में फॉल्ट होने का चांस भी ज़्यादा होता है। दो तरह के फॉल्ट्स हो सकते हैं। पहला फॉल्ट होता है स्मॉल, एज इन किसी नोड लेवल पे कोई फॉल्ट आ जाए, जैसे कि आपने जेडी बना ली, अब आप उसको पोस्ट करने जा रहे थे बट लिंक्डइन का एपीआई काम नहीं कर रहा। नाउ दैट इज अ स्मॉल फॉल्ट, राइट। सेकंड इज बिग फॉल्ट। जिस सर्वर पे आपने अपना ये वर्कफ्लो डिप्लॉय कर रखा था AWS पे, वो सर्वर ही डाउन हो गया। तो आइडियली होना क्या चाहिए कि इन दोनों तरह के फॉल्ट से आप रिकवर रिकवर कर पाओ, ऐसा सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो लैंगचेन में बनाओ तो लैंगचेन में फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक चेन बनाया जो कि 5 स्टेप्स का है और थर्ड स्टेप पे आते आते आपका सिस्टम डाउन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वापस शुरू से चेन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज लैंगचेन के अंदर कोई फॉल्ट टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। और फॉल्ट टॉलरेंस का आइडियली मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका सिस्टम ब्रेक हुआ वहीं से रिज्यूम हो। ये चीज़ आपको लैंगचेन में नहीं मिलती। लैंगचेन अज्यूम करके चल रहा है कि उसकी जो चेन्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड है, मतलब एक बार ट्रिगर हुई झट से अपना काम करके एग्जीक्यूशन खत्म। तो फिर यहाँ पे उनको लगा कि फॉल्ट टॉलरेंस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेयर एज अगर आप लैंग्राफ की बात करो तो लैंग्राफ में आपको बिल्ट इन फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लैंग्राफ आपको दोनों तरीके के सिचुएशन में फॉल्ट टॉलरेंस देता है, अगर आपकी कोई छोटी प्रॉब्लम आ जाए या फिर अगर आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। सो छोटी प्रॉब्लम के केस में लैंग्राफ आपको ऑप्शन देता है रीट्राई करने का। सो बेसिकली फंडा ये है कि मान लो आपने यहाँ पे अपना जेडी बना लिया, अब आप उसको लिंक्डइन के एपीआई पे पोस्ट कर रहे हो और लिंक्डइन का एपीआई डाउन है, तो
आप ऐसा कोड लिख सकते हो लैंग्राफ में कि अगर कोई एरर आ रहा है तो आप उसको कैच करके थोड़ी देर के बाद फिर से ट्राई करो। इसी को हम रीट्राई लॉजिक बोलते हैं। और रीट्राई लॉजिक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्मॉल लेवल फॉल्ट को हैंडल कर सकते हो। राइट। अब बात करते हैं बिग लेवल फॉल्ट की, सिस्टम लेवल फॉल्ट की, कि आपका सर्वर ही डाउन हो गया, आपकी मशीन ही बंद हो गई जिसके ऊपर आपका ये वर्कफ्लो चल रहा था, आपका डॉकर कंटेनर ही डाउन हो गया। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है, लैंग्राफ में रिकवरी का कॉन्सेप्ट है। रिकवरी का फंडा ये है कि मान लो आपका इस तरह का एक वर्कफ्लो है और आप यहाँ पर पहुंचे थे अपने एग्जीक्यूशन में, तभी आपका सर्वर डाउन हो गया और आपका जो वर्कफ्लो है वो रुक गया। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप एग्जैक्टली इस जगह से रिज्यूम कर सकते हो और फिर अगला जो नोड एग्जीक्यूट होगा वो यही वाला होगा, ना कि फर्स्ट वाला। कैसे इंप्लीमेंट होता है ये पूरा चीज़, आई गेस आपको आइडिया लग चुका होगा। यहाँ पे फिर से आपका चेक पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। सो सिंस ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन स्टेटफुल है, मतलब आप पूरे टाइम स्टेट को ट्रैक कर रहे हो, सेव कर रहे हो, या तो मेमोरी में या फिर एक्सटर्नल डेटाबेस में। बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक परसिस्टेंस लेयर होता है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आप चाहो तो एक एक्सटर्नल डेटाबेस में स्टेट को सेव करते चल सकते हो या फिर इन मेमोरी भी कर सकते हो। जो भी है, आपका जो स्टेट है कंटिन्यूसली ट्रैक हो रहा है, सेव हो रहा है इन सम मेमोरी। और आपका लैंग्राफ क्या करता है कि हर नोड के एग्जीक्यूशन के बाद एक चेक पॉइंटर क्रिएट करता है और उस नोड के एग्जीक्यूशन के बाद स्टेट का जो भी हालत है उसका स्नैपशॉट लेके मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अब अगर एट किसी भी मोमेंट कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम हुई, जैसे सिस्टम बैठ गया, तो आप झट से क्या कर सकते हो, अपने ग्राफ को रिज्यूम कर सकते हो। इनफैक्ट रिज्यूम बोल के एक फंक्शन होता है, वहाँ पे बस आपको बता देना होता है कि आपका प्रीवियस स्टेट क्या था जब सिस्टम बैठ गया। वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा इस स्टेट को, और साथ ही साथ वो ये भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि किस नोड में प्रॉब्लम हुई थी और उसका नेक्स्ट नोड क्या है, और वो अकॉर्डिंगली उसी पॉइंट से एग्जीक्यूशन को रीस्टार्ट कर देगा। तो फॉल्ट टॉलरेंस बहुत हाई है लैंग्राफ का। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है बिकॉज उनको पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज होंगे वो लॉन्ग रनिंग भी होंगे, और लॉन्ग रनिंग वर्कफ्लोज में फॉल्ट डेफिनेटली आ सकता है। तो रीट्राई और रिकवरी दोनों का लॉजिक बिल्ट इन आपको लैंग्राफ में मिलता है। गाइस, अगला बड़ा चैलेंज है ह्यूमन इन द लूप। सो ह्यूमन इन द लूप क्या होता है कि मान लो आपने एक वर्कफ्लो बनाया और उस वर्कफ्लो में किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आपको ह्यूमन से किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग चाहिए। जैसे कि हमारे वर्कफ्लो में अगर आप देखो, तो जब हम जेडी बनवा रहे हैं उसके ठीक बाद हम जेडी को अप्रूव करवा रहे हैं। अब ये अप्रूवल किसका है, ये अप्रूवल है किसी ह्यूमन का जो भी इस एजेंट को ड्राइव कर रहा है। जब तक उसका अप्रूवल नहीं आएगा हम इस वर्कफ्लो में आगे नहीं बढ़ सकते। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। फॉर एग्जांपल, हमारा एजेंट या हमारा वर्कफ्लो हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं जेडी को पोस्ट कर दूं वेबसाइट पे। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो ह्यूमन अप्रूवल ऐड कर सकते हो कि विदाउट मुझसे पूछे आप किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी पोस्ट नहीं करोगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इन अ रियल वर्ल्ड सिनारियो जब भी आप इस तरह के वर्कफ्लोज डिज़ाइन करोगे, बहुत जगहों पे ऐसा स्कोप आएगा जहाँ पे आप चाहोगे कि पूरा कंट्रोल एजेंट के पास ना हो, ह्यूमन के पास हो। बिकॉज बहुत सारी रिस्की चीज़ों में जो अकाउंटेबिलिटी है वो ह्यूमन की होनी चाहिए। तो ये जो ह्यूमन के लिए पॉज लिया जाता है वर्कफ्लो के बीच में, इसी को बोला जाता है ह्यूमन इन द लूप। अब इसको भी इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज है किसी भी वर्कफ्लो में। और अगर आप लैंगचेन में वर्कफ्लो को बना रहे हो तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। बिकॉज लैंगचेन में आपका कोई ऐसा डिफॉल्ट मैकेनिज्म नहीं है जिसके लिए लैंगचेन की चेन्स पॉज हो जाएं, ह्यूमन के लिए वेट करें, और ह्यूमन जब अप्रूव करे उसके बाद रिज्यूम करे। आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास एक लंबी सी चेन है और वहाँ पर बीच में कहीं पे आप ह्यूमन से एक इनपुट मांग लो। बट सिंस ये सिंक्रोनस सीक्वेंशियल चेन है, तो ये इनपुट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मांगना सही है।
बट अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मैनेजर का अप्रूवल मिलने में 24 घंटे लग जाए, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये आपका जो स्क्रिप्ट है ये 24 आवर्स तक इसी स्टेट में चल रहा होगा, यहीं पे रुका हुआ होगा, आपके कंप्यूट रिसोर्सेज खा रहा होगा, और हो सकता है कि बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए और क्रैश कर जाए। तो बेसिकली फिर से वही प्रॉब्लम है कि LangChain इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर लॉन्ग रनिंग वर्कफ्लोज। शॉर्ट रनिंग वर्कफ्लो में आप ह्यूमन से इनपुट मांग सकते हो, बट अगर आपका ह्यूमन अप्रूवल बहुत टाइम के बाद आ सकता है, तो उस तरह के सिचुएशन में आप LangChain में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। एक तरीका ये है कि आप अपनी बड़ी सी चेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मान लो ये बड़ी सी चेन है, और आपको इस स्टेप में ह्यूमन का अप्रूवल चाहिए था, और आपको पता है कि ह्यूमन का अप्रूवल 1-2 दिनों के बाद मिलेगा, बिकॉज जो ह्यूमन है वो पूरा एनालाइज करेगा और उसके बाद डिसीजन मेकिंग करेगा। तो एक तरीका क्या है कि आप अपनी पूरी चेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक हो जाएगी आपकी ये चेन, और दूसरी हो जाएगी आपकी ये चेन। तो यहाँ तक जैसे ही एग्जीक्यूशन पहुँचा, आप इस चेन को ब्रेक कर दोगे, ठीक है, और फिर आप ह्यूमन का अप्रूवल मांगने चले जाओगे। ओके। फिर ह्यूमन का जब अप्रूवल आएगा 1-2 दिन के बाद, तो आप इस नई चेन को स्टार्ट करोगे आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। बट अगेन प्रॉब्लम सेम है कि इस जगह तक जो भी स्टेट था आपके वर्कफ्लो का, उसको आपको मैन्युअली यहाँ पे एज इनपुट भेजना पड़ेगा। अगेन बहुत सारा ग्लू कोड, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटेनेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, ह्यूमन इन द लूप बाय डिफॉल्ट LangChain में प्रेजेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म वर्कफ्लोज के लिए आप इनपुट मांग सकते हो, बट ऐसा लॉन्ग रनिंग पॉसिबल नहीं है। बट अगेन लैंग्राफ में आप ऐसा कर सकते हो। लैंग्राफ में ह्यूमन इन द लूप इज एक्चुअली अ फर्स्ट क्लास सिटीजन, विच मीन्स कि जब ये फ्रेमवर्क बनाया जा रहा था, तब उन्होंने इस फीचर को ऐड किया है एक्सप्लिसिटली। इनफैक्ट अगर आप लैंग्राफ के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन में एक्सप्लिसिटली एक सेक्शन है ह्यूमन इन द लूप बोल के, जहाँ पे अगर आप जाके की कैपेबिलिटीज पढ़ो, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लैंग्राफ अलाउज यू टू पॉज एग्जीक्यूशन इनडेफिनेटली for minutes, hours, or even days until human input is received. This is possible because LangGraph checkpoints the graph state after every step, which allows the system to persist execution context and later resume the workflow, continuing from where it left off. This supports asynchronous human review or input without time constraints. सो बेसिक फंडा यही है कि जो हमने पिछले दो चैलेंजेस में भी पढ़ा, कि सिंस हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो स्टेटफुल है, मतलब हम कॉन्स्टेंटली स्टेट को ट्रैक कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो हम चेक पॉइंटर की हेल्प से क्या करेंगे, जिस जगह पे हमें ह्यूमन रिव्यू चाहिए है वहाँ तक के सारे प्रोग्रेस को सेव कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब ह्यूमन रिव्यू आएगा, तो हम एग्जैक्टली exactly उसी जगह से रिज्यूम कर लेंगे। तो अगेन बिकॉज ऑफ दैट मैकेनिज्म की स्टेटफुल पूरा एग्जीक्यूशन है, और आप सेव कर सकते हो अपनी पूरी प्रोग्रेस को एट एनी स्टेज। इट्स लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम। वीडियो गेम में क्या होता है, आप मान लो आप अभी खेल रहे हो स्टेज 3, और आज आपको फिर वीडियो गेम बंद करना है, तो यू कैन एक्चुअली सेव योर प्रोग्रेस, और कल जब आप रिज्यूम करोगे तो आप स्टेज 3 पे ही रिज्यूम करोगे। बिल्कुल वही मैकेनिज्म लैंग्राफ आपको देता है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई आपको ह्यूमन इन द लूप का पॉसिबिलिटी मिलता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैलेंज नंबर 5, ये चैलेंज नंबर 4 और चैलेंज नंबर 3 काइंड ऑफ कनेक्टेड है, बिकॉज ये सब स्टेटफुल एग्जीक्यूशन से कनेक्टेड है, सब कुछ चेक पॉइंटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज, और कैसे लैंग्राफ उसको बेटर तरीके से सॉल्व करता है। सो गाइस, जो अगली चीज़ है उसको मैं चैलेंज ना बोल करके एक फीचर बोलूँगा, और इस फीचर का नाम है नेस्टेड वर्कफ्लोज। अब नेस्टेड वर्कफ्लोज क्या होता है, हमने एक सिंगल वर्कफ्लो बनाना सीखा, राइट। बट इफ़ यू वांट, आप एक वर्कफ्लो के अंदर एक दूसरा वर्कफ्लो भी बना सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सो लैंग्राफ के बारे में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि आप लैंग्राफ में किसी भी वर्कफ्लो को एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ पर हर नोड एक टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब
लैंग्राफ में ये पॉसिबल है कि आप किसी एक सिंगल नोड को एक दूसरे ग्राफ से रिप्लेस कर दो। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका ये नोड हट गया और उसके बदले ये ग्राफ आ गया। या फिर इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये नोड खुद में एक ग्राफ है। तो एसेंशली आप यहाँ पे सब ग्राफ्स बना सकते हो। और सिंस आप सब ग्राफ्स बना सकते हो तो आप किसी भी तरह का नेस्टेड वर्कफ्लो भी बना सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि नेस्टेड वर्कफ्लो कहाँ यूज़फुल है। एक्चुअली एक बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। अगर आप हमारा ही एग्जांपल देखो, जहाँ पर हमने एक ऑटोमेटेड हायरिंग का वर्कफ्लो बनाया। यहाँ पर अगर आप कंडक्ट इंटरव्यू वाले सेक्शन में जाओ तो यहाँ तो हमने सिंपली लिख दिया कि भाई इंटरव्यू कंडक्ट कर दो। बट ये खुद में एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। सोच के देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप हर कैंडिडेट के हिसाब से अलग क्वेश्चंस जनरेट कर रहे हो, राइट। दैट इज़ वन टास्क। फिर आप मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू ले रहे हो, राउंड वन, उसके बाद फिर इवैल्यूएशन, फिर राउंड टू, उसके बाद फिर इवैल्यूएशन, फिर राउंड थ्री, फिर इवैल्यूएशन। ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक सिंगल कंडक्ट इंटरव्यू के अंदर। तो डोंट यू थिंक कंडक्ट इंटरव्यू को हम एक अलग वर्कफ्लो की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उस अलग वर्कफ्लो को हम अपने बड़े वर्कफ्लो में कनेक्ट कर सकते हैं। सो यही बेसिक आइडिया है कि आप एक वर्कफ्लो के अंदर कितने भी और वर्कफ्लोज बना सकते हो, और हम हर वर्कफ्लो को एक नोड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपने एक्चुअल बड़े ग्राफ में। ठीक है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। अगेन ये एक ऐसा फीचर है जो अलग से लैंग्राफ के डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाई देगा, इतना इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अ सब ग्राफ इज अ ग्राफ दैट इज यूज्ड एज अ नोड इन अनदर ग्राफ। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। सब ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो दूसरे ग्राफ के अंदर एज अ नोड यूज होता है। जैसे कि ये एक बड़ा ग्राफ है, उसके अंदर ये चीज एक सिंगल नोड है, बट इस नोड के अंदर खुद का एक ग्राफ है। ठीक है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन अप्लाइड टू लैंग ग्राफ। सब ग्राफ्स अलाउ यू टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स विथ मल्टीपल कंपोनेंट्स दैट आर देमसेल्व्स ग्राफ्स। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो यही होता है कि ये अंदर वाला भी एक ग्राफ है, बाहर वाला भी एक ग्राफ है, इन दोनों के अपने अपने स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, वही आपको समझना होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे इसको तो हम सीखेंगे ये स्टेट में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। बट अभी बस ये समझो कि दिस इज पॉसिबल इन लैंग ग्राफ। और इसके दो बहुत बड़े यूज केसेस हैं। पहला बहुत बड़ा यूज केस है कि आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मल्टी एजेंट सिस्टम बना सकते हो। बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल एजेंट्स साथ में काम कर रहे हैं। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ इसका। अच्छा एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। अब सेल्फ ड्राइविंग कार में बेसिक फंडा ये है कि वो कार खुद से चलती है। तो ऑब्वियसली इसको चलाने के लिए एक स्मार्ट सिस्टम चाहिए होगा। तो ये जो सिस्टम बनेगा इसमें मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं। जैसे एक एजेंट हो सकता है जो सारे सेंसर्स का इंफॉर्मेशन लेके आएगा और उसको प्रोसेस करेगा। एक दूसरा एजेंट हो सकता है जो पूरा का पूरा ड्राइविंग कैपेबिलिटी हैंडल करेगा। एक तीसरा एजेंट हो सकता है जो पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट वाला जो पार्ट है कैब का, कार का, उसको हैंडल करेगा। और फिर एक फोर्थ एजेंट हो सकता है जो सीईओ की तरह काम करेगा, वो इन सब से काम करवाएगा बाकी के एजेंट से। तो इस तरह के सिस्टम को मल्टी एजेंट सिस्टम बोला जाता है। और ये बहुत यूज़फुल है। आप गोइंग फॉरवर्ड बहुत जगहों पे देखोगे कि मल्टी एजेंटिक सिस्टम्स डिप्लॉय किए जाते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो मल्टी एजेंटिक सिस्टम्स अगर आप बनाना चाहते हो तो आप लैंग ग्राफ का ये फीचर यूज़ करोगे, सब ग्राफ वाला। दैट इज वन यूज केस। द सेकेंड यूज केस इज कि आप सब ग्राफ्स की हेल्प से रीयूजेबिलिटी को पिक्चर में ला सकते हो। बेसिकली आप किसी ग्राफ को रीयूजेबल बना सकते हो और उसी ग्राफ को एज इट इज एक बड़े ग्राफ में अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने एक छोटा सा ग्राफ बना लिया फॉर अप्रूवल। तो आपके इस वर्कफ्लो में मल्टीपल जगहों पे अप्रूवल चाहिए। जेडी अप्रूव करने के लिए अप्रूवल चाहिए,
जेडी पोस्ट करने के लिए अप्रूवल चाहिए, इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए अप्रूवल चाहिए, बहुत जगहों पे अप्रूवल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अप्रूवल के लिए एक अलग ग्राफ, एक अलग छोटा सा वर्कफ्लो बना लेंगे और उसको हम रीयूज करते रहेंगे पूरे के पूरे ग्राफ में। तो ये रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सब ग्राफ्स, और ये बहुत फायदेमंद है। राइट, आप जिस तरीके से फंक्शंस बनाते थे प्रोग्रामिंग में ताकि वो आप उसको बार बार रीयूज करो, वही सेम कॉन्सेप्ट आप वर्कफ्लोज में भी ला सकते हो। आप रीयूजेबल वर्कफ्लोज बना सकते हो जो आपके एक बड़े सिस्टम में अलग अलग जगहों पे यूज होगा। ठीक है, तो ये दो बहुत बड़े काम हैं जो आप नेस्टेड वर्कफ्लोज या फिर सब ग्राफ्स की हेल्प से अचीव कर सकते हो। पहला, टू बिल्ड मल्टी एजेंटिक सिस्टम्स, एंड सेकेंड, रीयूजेबिलिटी। और ऑब्वियसली अगर हम लैंगचेन की बात करें तो लैंगचेन में ये फीचर आपको नहीं मिलता। जब आप यही वर्कफ्लो, ये सिंपल सिंपल तो नहीं बोलूँगा, बट ये वर्कफ्लो आप बनाने में स्ट्रगल कर रहे हो लैंगचेन के अंदर, तो फिर इसी के अंदर हम एक और वर्कफ्लो बना दें, वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो लैंगचेन के लिए इट्स अ चैलेंज। मैंने शुरू में बोला कि इसको चैलेंज नहीं मानते हैं, बट या लैंगचेन के लिए ये चैलेंज है। बट लैंग्राफ में दिस इज़ अ फीचर दैट यू हैव। जिस लास्ट चैलेंज की हम लोग बात करेंगे वो है ऑब्जर्वेबिलिटी। अब ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ऑब्जर्वेबिलिटी रेफर्स टू हाउ इजीली यू कैन मॉनिटर, डीबग एंड अंडरस्टैंड व्हाट योर वर्कफ्लो इज डूइंग एट रन टाइम। सो बेसिकली जब आप अपने वर्कफ्लो को चलाते हो तो चलने के टाइम पे क्या हो सकता है कि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ एरर आ जाए, या आपका वर्कफ्लो क्रैश कर जाए, या फिर आपका वर्कफ्लो कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग कर दे जो आपने उससे एंटिसिपेट नहीं किया था। तो इस तरह की सिचुएशंस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन प्रोडक्शन, जब आपने अपने वर्कफ्लो या एजेंट को डिप्लॉय कर रखा है और यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करो कि जब आपका एजेंट या वर्कफ्लो रन कर रहा है तो वो कैसे रन कर रहा है। और ये फीचर हमें ऑब्जर्वेबिलिटी के थ्रू मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन किसी एजेंट ने कुछ गलत कर दिया, मान लो उसने लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट करके एड्स चला दिए, और एड्स भी विदाउट लिमिट चला दिए और बहुत खर्चा हो गया। तो बाद में आपको ऑडिट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पीछे जाके देख पाओ कि क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या स्टेप्स ऐसे लिए गए जिसकी वजह से एजेंट को ऐसा लगा कि वो कितने भी पैसे खर्चे कर सकता है। तो ऑडिटिंग में बहुत हेल्प हो रही है, डिबगिंग में बहुत हेल्प हो सकती है। तो ऑब्जर्वेबिलिटी ऑन द होल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अच्छी बात यह है कि ऑब्जर्वेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लैंगचेन में भी मिलता है। सो एक लाइब्रेरी है लैंगस्मिथ बोल के, ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है बट आई एम प्रिटी श्योर आपने इसका नाम सुना होगा। सो लैंगस्मिथ का एग्जैक्टली यही पर्पस है कि वो एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस को मॉनिटर करने के काम आती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लैंगस्मिथ को बहुत आसानी से लैंगचेन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। और जैसे ही आप ये इंटीग्रेशन करते हो तो लैंगस्मिथ बहुत क्लोजली लैंगचेन को मॉनिटर करने लग जाता है। जैसे कि अगर आपने चेन के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टेप में एलएलएम को कॉल किया तो लैंगस्मिथ इस बात को रिकॉर्ड कर लेगा। वो ये भी रिकॉर्ड कर लेगा कि आपने एलएलएम को क्या प्रॉम्प्ट भेजा। वो ये भी रिकॉर्ड कर लेगा कि पलट के आपके एलएलएम ने क्या रिप्लाई दिया, जो रिप्लाई दिया उसमें कितने टोकन्स थे, रिप्लाई देने में कितना टाइम लगा। हर तरह की चीज़ वो रिकॉर्ड करता है सो दैट आप बाद में आकर के उस चेन को मॉनिटर कर पाओ। देर इज ओनली वन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि लैंगचेन सिर्फ, आई एम सॉरी, लैंगस्मिथ सिर्फ लैंगचेन को ही मॉनिटर कर सकता है, आपके ग्लू कोड को मॉनिटर नहीं कर सकता। सो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एकदम शुरू में बताया था कि अगर आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाना चाहते हो यूजिंग लैंगचेन, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ लैंगचेन में पूरा कोड नहीं लिख पाओगे, आपको थोड़ा सा अपनी साइड से ग्लू कोड ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक लूप चलाना है तो आप अपना खुद का वाइल लूप चलाओगे। अब लैंगस्मिथ की प्रॉब्लम क्या है कि वो लैंगचेन का कोड तो ट्रैक कर लेगा, जैसे एलएलएम को कॉल किया गया ये कोड वो ट्रैक कर लेगा, बट वो ये नहीं समझ पाएगा कि इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, या वो ये नहीं समझ पाएगा कि अभी जो मैंने एलएलएम को मैसेज किया है वो लूप का कौन सा आइटरेशन है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि लैंगचेन
वाला पार्ट लैंगस्मिथ ट्रैक कर रहा है, बट ग्लू कोड उसको समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने जाओगे यूजिंग लैंगचेन, आपको पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी मिलेगी, कंप्लीट ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं मिलेगी। और इस प्रॉब्लम को लैंग्राफ अच्छे से सॉल्व करता है। लैंग्राफ के साथ लैंगस्मिथ का बहुत टाइट इंटीग्रेशन है। जैसा मैंने बताया, पूरा का पूरा स्टेटफुल एग्जीक्यूशन होता है लैंग्राफ के अंदर। तो होता क्या है कि हर चीज़ को ट्रैक किया जाता है। जैसे कि आप इस नोड से अब इस नोड पे गए, ये नोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये नोड एग्जीक्यूट हुआ, तो ये पूरी चीज़, ये जो पूरा टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स है, ये बहुत अच्छे से लैंगस्मिथ में रिकॉर्ड होता है। इनफैक्ट लैंग्राफ ये बात खुद लैंगस्मिथ को बताता है। ठीक है। बेसिकली आपके पास हर चीज़ का इंफॉर्मेशन है, हर नोड के एग्जीक्यूशन पे क्या हुआ, स्टेट में क्या चेंजेस आए, स्टेट नोड में घुसने के पहले कैसा था, नोड से निकलने के बाद कैसा है, व्हाट आर द मैसेजेस जो हमने एक्सचेंज किए हैं बिटवीन द ह्यूमन एंड द एजेंट, ये भी रिकॉर्ड होता है। फिर आपका ये भी रिकॉर्ड होता है कि जब ह्यूमन लूप में आया, अप्रूवल वगैरह दिया, तो वो किस पॉइंट पे उसने अप्रूवल दिया। सो बेसिकली एक पूरा क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन बनती है आपके रन टाइम की। जब आपका वर्कफ्लो एकदम शुरू से लेके एंड तक जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो वो पूरी चीज़ को आप बैक ट्रैक कर सकते हो यूजिंग लैंगस्मिथ। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। आई एम श्योर आपको अभी पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा होगा, बिकॉज थोड़ा एडवांस लग रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। अभी हम इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जब हम इस प्लेलिस्ट में थोड़ा और डीप जाएंगे, तो मैं आपको ये पूरा ऑब्जर्वेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लैंगस्मिथ को इंटीग्रेट कर सकते हो लैंग्राफ के साथ, और वो इंटीग्रेशन पूरा कैसे काम करता है, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल बस ऐसा समझ लो कि जब आप कोई भी वर्कफ्लो डिप्लॉय करते हो प्रोडक्शन में, तो उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिबगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट अगर आपने अपना कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो लैंगचेन में बनाया है, तो आप पार्शली ही ऑब्जर्वेबिलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो। पूरे तरीके से आप ऑब्जर्वेबिलिटी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत सारा ग्लू कोड है। बट इफ़ यू आर यूजिंग लैंग्राफ टू बिल्ड योर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, तो सिंस कोई ग्लू कोड नहीं है, सारा का सारा कोड आप लैंग्राफ के अंदर ही कर रहे हो, तो लैंग्राफ बहुत अच्छे से बता पाता है लैंगस्मिथ जैसे टूल को कि देखो मैंने हर पॉइंट पे ये डिसीजन क्यों लिया। तो आपके लिए वो डिबगिंग बहुत बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है। तो यही पॉइंट, यही चैलेंज मुझे आपको समझाना था। आई रियली होप मैं समझा पाया। बाकी अगर आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, डोंट वरी, छोड़ दो, आगे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो गाइस, अब हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करके। ठीक है। अ, और ये काइंड ऑफ एक रिवीजन होगा। ठीक है। आई एम प्रिटी श्योर ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई हैं। सबसे पहला क्विक क्वेश्चन, लैंग्राफ क्या होता है? ये आपने इस वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पे मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। लैंग्राफ इज एन ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क दैट इनेबल्स यू टू बिल्ड स्टेटफुल, मल्टी स्टेप एंड इवेंट ड्रिवन वर्कफ्लोज यूजिंग LLMs. It's ideal for designing both single agent and multi-agent agentic AI applications. I really hope इस पूरे definition में आपको एक भी नया term नहीं दिख रहा है। ठीक है। Think of LangGraph as a flowchart engine for LLMs. You define the steps as nodes, how they are connected using edges, and the logic that governs the transition. LangGraph takes care of the state management, conditional branching, looping, pausing and resuming, and fault recovery. फीचर्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग रोबस्ट प्रोडक्शन ग्रेड AI सिस्टम्स। ट्रस्ट मी, यहाँ पे बहुत सारे हैवी हैवी टर्म्स यूज हुए हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर अगर आपने वीडियो अभी तक पूरा देखा है, तो इसमें से एक भी टर्म आपको एलियन नहीं लग रहा होगा। ठीक है। तो आई होप आपको लैंग्राफ का एक इंट्रोडक्शन मिल गया। सेकंड, व्हेन टू यूज व्हाट। लैंगचेन कब यूज करना चाहिए, लैंग्राफ कब यूज करना चाहिए। लैंगचेन आप तब यूज़ करो जब आपको सिंपल लीनियर वर्कफ्लोज बनाने हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट चेन हो गया, समराइजर हो गया, या फिर एक बेसिक रैग सिस्टम हो गया। इस तरह के सिचुएशंस में लैंगचेन अच्छा काम करता है। लैंग्राफ आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आप कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर वर्कफ्लोज बना रहे हो, जहाँ पे आपको कंडीशनल पाथ्स की ज़रूरत है, लूप्स की ज़रूरत है, ह्यूमन इन द लूप स्टेप की ज़रूरत है, मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन करवाना है, या फिर आपको असिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन कराना है। इस तरह के रिक्वायरमेंट्स के लिए
आपके पास लैंग ग्राफ है। ठीक है। तो आई रियली होप कल को अगर आप एक कोई प्रोजेक्ट उठाओ और उसकी रिक्वायरमेंट समझो, तो साथ ही साथ आप ये भी समझ जाओगे कि उसमें आपको लैंग चेन के साथ काम करना चाहिए या फिर लैंग ग्राफ के साथ। तो ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो की शुरुआत में कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इतना लैंग चेन और लैंग ग्राफ के बीच का डिफरेंस समझा दूंगा कि कल को कोई नया प्रोजेक्ट लेते टाइम आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि आपको उसमें लैंग चेन इंप्लीमेंट करना है या लैंग ग्राफ। तो आई रियली होप ये मैं कर पाया। ठीक है। लास्ट बट एक बहुत वैलिड क्वेश्चन। बहुत सारी बुराइयां देखी हमने इस वीडियो में लैंगचेन के बारे में और बहुत सारी तारीफें सुनी हमने लैंग्राफ के बारे में। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम लैंगचेन को छोड़ दें और सिर्फ लैंग्राफ सीखने पे फोकस करें? द आंसर इज नो। लैंगचेन आपको अभी भी यूज करना है। ठीक है। सो लैंग्राफ इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ लैंगचेन। लैंग्राफ को इस तरीके से नहीं बनाया गया है कि वो लैंगचेन को रिप्लेस करे। लैंग्राफ को इस तरीके से बनाया गया है कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, बट वो लैंगचेन की हेल्प से ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है। तो अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज बना रहे हो, वहाँ पे भी तो आपको एलएलएम से इंटरैक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे भी तो आपको प्रॉम्प्ट्स लिखने पड़ेंगे, वहाँ पे भी तो आपको डॉक्यूमेंट्स लोड करने पड़ेंगे। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अभी भी आपको लैंगचेन से ही मिलते हैं। चैट ओपन एआई हो गया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हो गया, रिट्रीवर्स हो गए, डॉक्यूमेंट लोडर्स हो गए, टेक्स्ट स्प्लिटर्स हो गए, टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो आपने लैंगचेन में पढ़ी थी, वो सारे कंपोनेंट्स आप अभी भी यूज़ करोगे। बस उन सारे चीज़ों को जोड़ने के लिए, ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए आप लैंग्राफ यूज़ करते हो। तो लैंग्राफ इज कंप्लीटली डिफरेंट। लैंगचेन का अलग पर्पज़ है, लैंग्राफ का अलग पर्पज़ है। लैंगचेन का मेन पर्पज़ है आपको ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड करना, साथ ही साथ उन्होंने थोड़ा सा एक वर्कफ्लो बनाने का आपको सिस्टम दे दिया था, चेन बोल के। बट अगर आप चेन यूज़ नहीं करना चाहते और कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज बनाना चाहते हो, तो आप लैंग्राफ यूज़ करो। तो लैंग्राफ इज़ फॉर चेनिंग और ऑर्केस्ट्रेटिंग अ फ्रेमवर्क और ऑर्केस्ट्रेटिंग अ वर्कफ्लो। इट्स नॉट फॉर कंपोनेंट्स। तो दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। आगे भी आप देखोगे इस प्लेलिस्ट में, जब हम कोई भी एजेंट या वर्कफ्लो बनाएंगे, हम दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। हम लैंगचेन भी यूज़ कर रहे होंगे, हम लैंग्राफ भी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। सो डरो मत, आपने जो मेहनत की है लैंगचेन सीखने में, वो कहीं डूबी नहीं है, वो भी काम आएगी, और ये जो नई चीज़ आप सीख रहे हो ये भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है। तो आई रियली होप बहुत टाइम लेकर के जो मैंने आपको डिफरेंसेस समझाए लैंगचेन और लैंग्राफ के बीच में, वो आपको समझ में आए। साथ ही साथ आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी मिल गया लैंग्राफ के बारे में, और आप एक बड़ा पिक्चर देख पा रहे हो कि ये लाइब्रेरी एग्जिस्ट क्यों करती है। और मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास वाई का आंसर नहीं है, आगे के वीडियोस में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आई रियली होप नाउ यू आर फीलिंग इंस्पायर्ड एंड यू आर वेटिंग फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।